नमस्कार। लहसुन की फसल अब आखिरी स्टेज 100 दिन से बाहर की हो चुकी है। अब दोस्तों किसानों के सामने दो समस्या आती है। एक तरफ उनका दिमाग घूम रहा है कि कहीं रेट डाउन ना हो जाए, दूसरी तरफ जब वो नीचे देखते हैं अपनी फसल की तरफ, तो जो कंद का विकास है 100 दिनों के बाद जो दूसरे सालों के अंदर जो उसका साइज बन जाता था वो अभी तक नहीं बन पाया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन की फसल जब 100 दिन के बाहर की हो जाती है तो उसके बाद में हमें क्या कुछ करना चाहिए जिससे हमारा जो कंद का विकास है वो जल्दी से जल्दी हो सके। साथ ही जो दिन का जो टेम्परेचर है जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो किसानों के सामने आने वाली सबसे बड़ी समस्या है वो थ्रिप्स है। तो थ्रिप्स को समय रहते कैसे कंट्रोल करना चाहिए। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं दीपक पाटीदार। आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर दीप आइडिया। अभी तक जिन किसान भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान अन्य भाइयों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं लहसुन के कंद को मोटा करने के अंदर कौन सा फैक्टर काम करता है। देखिए भैया, लहसुन के फसल के अंदर 3 स्टेज होती है। पहली स्टेज होती है बुआई से 60 दिन तक। उस टाइम अपनी लहसुन प्राइमरी स्टेज के अंदर होती हैं और वह अपनी वेजिटेबल ग्रोथ कर रही होती हैं। फिर आती है दूसरी स्टेज। तो दूसरी स्टेज होती है भैया 60 से 100 दिन के बीच, और यह वाली स्टेज होती है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होती हैं। और इस अवस्था के अंदर कि जो किसान अपनी फसल को अच्छे से ध्यान रखकर आगे लेकर चलता है तो उसका जो तना है उसको मोटा करता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा स्टोर करता है, उतना ही आगे चलकर उसका जो उत्पादन है ना वो बहुत बढ़िया निकलने वाला है। तो आप एक बात का ध्यान रखिए, आपको बढ़िया उत्पादन चाहिए यानी अपने कंद का साइज है वो बहुत मोटा चाहिए, उसकी गुणवत्ता शानदार चाहिए, उसका पर्दा मजबूत चाहिए, उसकी शाइनिंग सफ़ेद चाहिए। तो भैया आपको अपनी फसल को लगातार अभी कुछ दिनों के लिए हरा भरा रखना होगा। जितने दिन आप अपनी फसल को हरा भरा रखेंगे उतने ही आपके खेत में उत्पादन ज़्यादा निकलने वाला है। अभी हमारे फसल के अंदर कौन सी चुनौती आने वाली है यह मैं आपको और बता दूं। जैसे ही मौसम के अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक तो आएगी भैया थ्रिप्स। तो थ्रिप्स को अगर आपने हल्के में ले लिया तो आपका जो उत्पादन बढ़ने की तुलना में घट जाएगा। तो इसको आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, इसको आपको शुरुआती में कंट्रोल करके चलना है। चाहे आपके खेत में थ्रिप्स आए या ना आए, आपको एक शेड्यूल के अंदर स्प्रे करते रहना है। स्प्रे अभी मैं आपको बताऊंगा कौन से स्प्रे करने चाहिए। अपन को दूसरी समस्या इस टाइम किसान के सामने आएगी वह है झुलसा। कि अगर आपकी फसल इस टाइम जब आपकी फसल 100 दिन के बाहर की हो चुकी है और इस टाइम आप अपनी फसल को देख रहे होंगे, आपको अगर ये लग रहा है कि भैया मेरी फसल तो बहुत बढ़िया है, बहुत ताकतवर दिख रही है, अब की बार तो उत्पादन बहुत शानदार निकलने वाला है, तो इस टाइम आपकी फसल के अंदर झुलसा जैसी बीमारी आ गई तो जो भी उत्पादन आपने सोच रखा है ना उसका जस्ट आधा हो जाएगा। झुलसा इतनी खतरनाक बीमारी है, अपन को अपनी फसल को झुलसा और थ्रिप्स से बचाना है। तो इन दोनों को बचाने के लिए लहसुन के अंदर कौन सा स्प्रे करना चाहिए, फिर इसके बाद में बताऊंगा भैया कि स्प्रे जिससे आपका जो कंद का विकास है ना वह 10 दिनों में कंद बन जाएगा, जिससे 2 गुना हो जाएगा एकदम। तो पहले अपन बात करते हैं इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड, मतलब अपन को झुलसा और थ्रिप्स से बचाने के लिए कौन से स्प्रे करने चाहिए। तो देखिए इस टाइम यदि आपकी फसल के अंदर थ्रिप्स बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है कि भैया हमारे खेत के अंदर तो बिल्कुल थ्रिप्स है ही नहीं, तो उसमें इस टाइम आप एसीपेट या इमिडाक्लोप्रिड का जो कॉम्बिनेशन आता है एसीपेट ले लीजिए, या फिर यूपीएल का जो लांसर गोल्ड आता है उसके अंदर भी एसीपेट और इमिडाक्लोप्रिड यही कॉम्बिनेशन आता है। और इसके साथ में आप लेम्बडा साइडोथ्रिन 4.9 आती है, इस ये ले लीजिए। इन दोनों को मिला करके स्प्रे कर दीजिए तो इसको आप प्रिवेंटिव में थ्रिप्स पे कंट्रोल मिल जाएगा। अगर आपको ये लग रहा है कि भैया मैंने तो देखा है अपनी क्रॉप के अंदर पत्तियों को हटा करके कि थ्रिप्स बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है, तो इस टाइम आपको बिल्कुल भी हल्के टेक्निकल पर नहीं जाना है। तो फिर आपको लेना है ऊंचे टेक्निकल, जैसे पिप्रोनिल 40% या इमिडाक्लोप्रिड 40%। जो 40-40% का जो कॉम्बिनेशन आता है, जैसे गराडा कंपनी की पुलिस है या बायर कंपनी की लेसेंट आती हैं, इसमें से कोई ले लीजिए। या फिर आप थोड़े से ऊंचे टेक्निकल पर चल सकते हो कि हमारे लहसुन के फसल के जो दिन बचे हैं कोई ज़्यादा तो है नहीं, थ्रिप्स का प्रकोप ज़्यादा हो गया तो फिर थ्रिप्स से बिल्कुल कंट्रोल होने वाली नहीं है। तो फिर आप कुछ भी डाल रहे हो तो वो कोई काम होने वाला नहीं। तो आप फिर आप हाई टेक्निकल की ओर जाते हो, या फिर भैया आप डाव कंपनी की जो ट्रेसर आती है उसे यूज़ कर सकते हो अपने खेत के अंदर, यानी डेलीगेट आती है डाव की, उसे स्प्रे कर सकते हो, या बायर का स्प्रेटर आता है इसे स्प्रे कर सकते हो। तो देखिए ये तो हुए इंसेक्टिसाइड। तो इंसेक्टिसाइड मैंने बड़े छोटे लेवल तक बता दिए हैं।
तो वह भी अवस्था के अनुसार जैसे आपके फसल के अंदर जो बीमारी आती है वह आप स्प्रे कर दीजिए। अब बात करते हैं भैया झुलसा रोग के लिए आपको क्या करना चाहिए। यदि आपने पहले से स्टैंडर्ड फंगिसाइड यूज करते आ रहे हैं तो अपनी फसल के अंदर, क्योंकि अब की बार बहुत ज़्यादा पीलापन की समस्या थी, बहुत ज़्यादा फंगस जनित बीमारी के शिकार थी हमारी फसल, तो उसकी वजह से अधिकांश खेतों के अंदर तो हमने पहले भी बता दिया है कि भैया स्टैंडर्ड फंगिसाइड जैसे बायर का नेटिवो आता है, मिस्टर टॉप आता है, कस्टोडियो आता है या फिर रेगिवो आता है। तो बहुत ऐसे बड़े बड़े टेक्निकल है ना जिनके अंदर आपको ट्राइजोल रूप में जो फंगिसाइड आती हैं तो वो आप स्प्रे करते रहिए। अगर आपने जैसे पहले नेटिवो कर दिया है तो अब आप मिस्टर टॉप कर दीजिए, अगर आपने पहले मिस्टर टॉप किया है तो आप कस्टोडियो कर दीजिए। तो भैया अब बात हुई इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की, तो स्प्रे करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, अक्सर किसानों को स्प्रे के बढ़िया रिजल्ट नहीं मिल पाते। तो बढ़िया फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड तो यूज़ कर लेते हैं अपनी फसल के अंदर, लेकिन उनको पूरे रिजल्ट नहीं मिल पाते। क्यों? क्योंकि देखिए अब हमारी फसल यानी थर्ड स्टेज के अंदर पहुंच चुकी, 2 दिन के पार हो चुकी है। मतलब पहले 5 पंप बन रहे थे स्प्रे करते वक्त, अब हमारी फसल बड़ी हो चुकी है, मतलब आपस में फंस चुकी है, सघन हो चुकी है। तो हमें जस्ट डबल पानी लेना है, डबल जो इंसेक्टिसाइड है तो दोस्तों वो लेना है। जैसे हम पहले 5 पंप स्प्रे कर रहे थे तो भैया अभी हम 8 से 10 पंप स्प्रे करना है, तब जाकर थ्रिप्स जैसी बीमारी है वो कंट्रोल हो पाएगी और झुलसा जैसी जो फंगस जनित बीमारी है उसको कंट्रोल कर पाओगे। इसके अलावा भैया सिलिकॉन बेस्ड चिपको है ना, उसको आपको जरूर लहसुन और प्याज जैसी फसलों में स्प्रे में मिलाना चाहिए अगर आपको बढ़िया रिजल्ट लेना है तो। इसके अलावा स्प्रे करते वक्त आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि भैया जब हम स्प्रे कर रहे हैं तो एक तो हमारी फसल के अंदर ओस नहीं होना चाहिए। कोशिश करिए आपकी फसल के अंदर आप दोपहर के बाद स्प्रे करें। इसके अलावा स्प्रे करते वक्त ये जो सुनिश्चित जरूर करिए कि हमारी जमीन के अंदर पर्याप्त मात्रा में नमी होना चाहिए और सभी सावधानियां रखकर आप अपने खेत के अंदर स्प्रे करेंगे तभी आपको बढ़िया रिजल्ट मिल पाएंगे। चाहे इंसेक्टिसाइड क्यों ना हो, फंगिसाइड हो या एनपीके हो, कोई भी टॉनिक हो या फिर कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट क्यों ना हो। अब बात करते हैं भैया कंद के साइज को मोटा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सा खाद देना चाहिए, या नीचे से देना चाहिए या ऊपर से फोलियर स्प्रे कर देना चाहिए। तो भैया देखिए कंद वर्गीय फसलों के अंदर जो कंद होता है उसकी साइज को इंक्रीज करने में, उसकी साइज को मोटा करने में सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो पोटास का, और पोटास के बाद दूसरा योगदान होता है फास्फोरस का। और फास्फोरस और पोटास ये दोनों अपन नीचे से देंगे यानी डीएपी और पोटास के रूप में। तो भैया हमारी फसल 100 दिन से पार हो चुकी है, तब तक काम करेगी, तब तक थोड़ा लेट हो चुका है, तो इस टाइम अपन को फोलियर स्प्रे लेनी है। अब की बार हमारी फसल के अंदर पीलापन की समस्या ज़्यादा थी और 100 दिन तक भी हमारा जो तना है वो अच्छे से मोटा नहीं हो पाए हैं और बीमारी इस बार हमारी फसल पर लगातार रही है, स्टेज के अंदर रही है। तो भैया विशेषकर इस मौसम के अंदर एनपीके 05234 का स्प्रे करें। जब आपकी फसल पक्का तैयार हो जाए यानी 10 से 12 दिन पहले यदि आप 0050 देना चाहें तो नीचे से 2 किलो बीघे के हिसाब से, पक्का बीघा होता है 20 वाला, उसके अंदर पानी के साथ यानी किसी टंकी या किसी ड्रम के अंदर घोल करके पानी के साथ चला दीजिए। ऊपर से अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो एनपीके की, तो वह केवल और केवल आपको एनपीके 05234 ही करना चाहिए। इसके अलावा फास्फोरस की पूर्ति हो जाएगी 52% और 24% पोटास की पूर्ति हो जाएगी। इसके स्प्रे से एक तो हमारी फसल स्ट्रेस से बाहर आ जाएगी और दूसरा इस टाइम जो हम फोलियर स्प्रे कर रहे हैं ना तो इसका जो रिजल्ट है फोलियर का वो जल्दी देखने के लिए मिल जाता है। तुलना नीचे फेंके खादों के साथ ही स्प्रे के अंदर आप बोरन भी मिला सकते हैं। अगर आप बोरन नीचे से देना चाहते हैं तो 1 किलो बीघे के हिसाब से नीचे से दे सकते हैं सिंचाई के साथ। और फिर आप स्प्रे कर रहे हैं तो भैया 1 लीटर पानी जहाँ आप स्प्रे करने जा रहे हैं वह 1 ग्राम बोरन 20% वाला यानी 100 लीटर पानी आप अपने पूरे खेत में स्प्रे कर रहे हैं तो 100 ग्राम बोरन मिला करके स्प्रे कर दीजिए जो अपन एनपीके 05234 डाल रहे हैं। फिर बात आती है, बहुत सारे किसानों के मेरे पास कमेंट आए थे कि 100 दिन बाद अगर हम कैल्शियम नाइट्रेट डालते हैं तो क्या उससे हमारे जो कंद का विकास है, जो कंद का साइज है वो मोटा होगा या नहीं होगा। तो देखिए भैया इस कॉन्सेप्ट को आज ही समझिए। कैल्शियम नाइट्रेट खाद है ना तो जो वह कंद वर्गीय फसलों के अंदर डाली जाती है तो वह न कंद को मोटा करती है न कंद के साइज को फुलाती है, वह केवल कंद की गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो अभी तक अपन ने 100 दिन से पहले कैल्शियम नाइट्रेट जैसी खाद दे चुके हैं तो बहुत है, क्योंकि ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, केवल 10 से 15 प्रति किलो एकड़ के हिसाब से डोज है। अगर अपन इससे ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे तो हमारी फसल के अंदर इसकी जो डिमांड है वो साल प्रति साल बढ़ती चली जाएगी। तो हमें ये काम क्यों करना है, अगर हमारी वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य किसान भाइयों को शेयर करें। तब तक के लिए सेफ हेल्थ सेफ कैन टेक केयर, जय हिंद जय भारत।